जब हम एशिया की सबसे लंबी नदियों की बात करते हैं तो यांगत्से नदी का नाम सबसे पहले आता है। लगभग 6,300 किलोमीटर लंबी यह नदी न केवल एशिया की बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से निकलकर पूर्वी चीन सागर में समा जाती है। इसकी लंबाई और विशालता जितनी अद्भुत है, उतनी ही गहराई से यह चीन की संस्कृति, इतिहास और आर्थिक विकास से भी जुड़ी हुई है। यांगत्से को अक्सर चीन की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह हजारों सालों से वहां की सभ्यता का पालक रही है। इसने न केवल कृषि और आवास को संभव बनाया, बल्कि कला, साहित्य और दर्शन में भी अपनी छाप छोड़ी है। इसके किनारों पर बसे प्राचीन शहरों से लेकर आधुनिक महानगरों तक यांगत्से एक ऐसी धारा है जिसने चीन की पहचान को आकार दिया है। आधुनिक युग में इसे चीन की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, बंदरगाहों और व्यापार मार्गों को जोड़ती है। इस नदी के किनारे फैले हुए क्षेत्र को यांगत्से इकोनॉमिक बेल्ट कहा जाता है, जो चीन की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है। इस प्रकार यांगत्से केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि संस्कृति, शक्ति और प्रगति का प्रतीक बन चुकी है। एक ऐसी जीवंत कथा जो आज भी बहती जा रही है, समय की धारा के साथ। यांगत्से नदी, जिसे चीन में छांगजियांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत के तांगुला पर्वत से निकलती है। यह स्रोत लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पृथ्वी की छत कहलाने वाले तिब्बती पठार का हिस्सा है। यह नदी लगभग 6,300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी बनाता है। यांगत्से का मार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसमें यह पश्चिमी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मध्य और पूर्वी मैदानों से होती हुई बहती है और अंततः शंघाई के पास पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी में समा जाती है। अपने रास्ते में यह नदी चीन के कई प्रमुख शहरों और प्रांतों से होकर गुजरती है, जैसे कि ल्हासा, चोंगकिंग, वुहान, नानजिंग और अंत में शंघाई। इसके तट पर बसे ये शहर चीन के प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र और आधुनिक औद्योगिक महानगर दोनों हैं। यांगत्से का विशाल बेसिन चीन के लगभग 1/3 हिस्से को सिंचित करता है और यह जलवायु, पारिस्थितिकी, कृषि और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करता है। इसके हजारों सहायक नदियां और उपनदियां मिलकर एक विशाल जल नेटवर्क बनाती हैं, जो चीन की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। यांगत्से नदी का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह चीन की सबसे प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली मानी जाती है। यहाँ के नियोलिथिक काल में विकसित होने वाली सभ्यताएं जैसे हेमुदू और माजियाबांग यांगत्से के निचले क्षेत्रों में पनपी। इन सभ्यताओं ने लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व के बीच यांगत्से घाटी में स्थायी निवास, बर्तन निर्माण, लकड़ी के घरों और विशेषकर चावल की खेती की शुरुआत की। यांगत्से नदी ने चीन में कृषि क्रांति को जन्म दिया। विशेषकर चावल की खेती, जो आज भी चीन की मुख्य फसल है, यहीं से शुरू हुई और नदी के उपजाऊ मैदानों में खूब फली फूली। चावल के लिए नमी और जल की निरंतर उपलब्धता ने इस क्षेत्र को कृषि के अनुकूल और जनसंख्या वृद्धि के लिए उपयुक्त बनाया। यांगत्से घाटी ने चीन के पहले संगठित राज्यों और राजवंशों को भी आकार दिया। उदाहरण के लिए शिया, शांग और जोउ जैसे प्राचीन राजवंशों के समय में यांगत्से के मध्य और निचले इलाकों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र बनना शुरू हुआ। नदी न केवल जीवनदायिनी थी, बल्कि चीनी पौराणिक कथाओं और लोक परंपराओं में भी उसका विशिष्ट स्थान रहा है। लोक कथाओं में यांगत्से को एक देवी के रूप में या कभी-कभी रक्षक ड्रैगन के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। नदी से जुड़ी कथाएं प्राकृतिक शक्तियों, बाढ़ और नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले महान नायकों की कहानियां सुनाती हैं। इस प्रकार यांगत्से न केवल भूगोल और कृषि का केंद्र थी, बल्कि चीनी संस्कृति, विश्वास और सभ्यता के निर्माण की रीढ़ भी रही है। यांगत्से नदी केवल भौगोलिक या आर्थिक महत्व की ही नहीं, बल्कि चीनी संस्कृति, कला और जीवन शैली की आत्मा भी है। प्राचीन चीनी साहित्य में यांगत्से की महिमा का वर्णन हजारों कविताओं में हुआ है। प्रसिद्ध कवि ली बाई और डू फू जैसे महान साहित्यकारों ने यांगत्से के प्रवाह, उसकी विशालता और उससे जुड़े जीवन दर्शन को अपनी कविताओं में चित्रित किया। नदी की छवि शांति, समय,
परिवर्तन और जीवन की अनंतता के प्रतीक के रूप में उभरी। चीनी चित्रकला, इंक पेंटिंग में यांगत्से के घाट, नावें, धुंध में लिपटे पर्वत और सूर्यास्त के दृश्य अमर बनाए गए हैं। यह नदी न केवल विषय रही बल्कि चीनी सौंदर्य बोध का स्रोत भी बनी। संगीत में भी यांगत्से की लहरों और उसके किनारे के जीवन की गूंज सुनाई देती है, विशेषकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे गूंजेंग और एरहू में। यांगत्से के तटवर्ती जीवन में सदियों से एक खास सांस्कृतिक लय रही है। नदी के किनारे रहने वाले नाविक, मछुआरे, किसान और व्यापारी न केवल नदी पर निर्भर थे, बल्कि उनके रीति रिवाज, बोलियां और त्योहार भी नदी से प्रेरित रहे। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, दुआनवू फेस्टिवल, जो यांगत्से के तटों पर खास तौर पर मनाया जाता है, नदी से जुड़ा एक प्रसिद्ध पर्व है जिसमें पारंपरिक नौका दौड़ होती है और नदी को धन्यवाद दिया जाता है। यांगत्से के किनारे रहने वाली जनजातियां और स्थानीय समुदाय एक अद्वितीय जीवन शैली का पालन करते हैं। उनकी खान पान, लोक कथाएं और पारंपरिक व्यवसाय इस बात का प्रमाण है कि यांगत्से केवल एक नदी नहीं बल्कि चीनी समाज की सांस्कृतिक रीढ़ है। नदी का प्रवाह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वह अपने साथ इतिहास, परंपरा और भविष्य को एक साथ बहाए चलता है। यांगत्से नदी सदियों से चीन के आर्थिक जीवन की रीढ़ रही है। यह केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक जीवंत व्यापारिक धारा है जिसने चीन की आर्थिक समृद्धि और वैश्विक व्यापारिक हैसियत को आकार दिया है। प्राचीन काल में यांगत्से नदी एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग थी जिससे चीन के भीतरी क्षेत्रों को तटीय बंदरगाहों और विदेशी व्यापार से जोड़ा गया। सिल्क रोड की नदीय शाखाएं इस नदी के माध्यम से पूर्वी और पश्चिमी चीन को जोड़ती थीं। छोटे नौकाओं से लेकर बड़े जहाजों तक यांगत्से पर व्यापारिक हलचल हमेशा जीवंत रही। आज यांगत्से नदी दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय जलमार्ग बन चुकी है। हर साल लाखों टन सामान जैसे कोयला, इस्पात, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण सामग्री इस नदी के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है। नौकाएं, बार्ज और जहाज दिन रात यांगत्से पर चलते हैं, जिससे यह कम लागत वाला, पर्यावरण संवेदनशील परिवहन साधन बना हुआ है। यांगत्से के तटों पर स्थित शहर जैसे कि शंघाई, नानजिंग, वुहान, चोंगकिंग और यिबिन चीन के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र बन चुके हैं। इन शहरों में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिपिंग उद्योग बड़े पैमाने पर चलते हैं और इनकी ऊर्जा और जल आवश्यकताएं यांगत्से पूरी करता है। चीनी सरकार ने यांगत्से नदी के किनारे यांगत्से रिवर इकोनॉमिक बेल्ट नामक एक विशाल विकास परियोजना चलाई है। इसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को हरित ऊर्जा, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और टिकाऊ विकास का मॉडल बनाया जाए। इसमें नदी आधारित परिवहन, स्वच्छ उद्योग और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। यह बेल्ट चीन की जीडीपी में लगभग 40% का योगदान करता है। यांगत्से नदी केवल एक जलधारा नहीं बल्कि चीन की आर्थिक धमनी है, जिसने देश को अतीत से वर्तमान तक व्यापार और समृद्धि की यात्रा में मार्गदर्शन किया है। तीन घाटी बांध यांगत्से नदी पर स्थित न केवल चीन की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह बांध हुबेई प्रांत में यिचांग शहर के पास यांगत्से के 3 सुंदर और ऐतिहासिक घाटों क्विउतांग, वू और शिलिंग के इलाके में बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ और 2012 में पूरी तरह से पूर्ण हुआ। इसकी क्षमता लगभग 22,500 मेगावाट है, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजली परियोजना बनाती है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। यांगत्से नदी के मध्य और निचले भाग में अक्सर भीषण बाढ़ आती थी, जिससे लाखों लोगों को नुकसान होता था। 3 घाटी बांध के निर्माण से इन बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। इसके अलावा यह बांध स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है, जिससे चीन के कई औद्योगिक शहरों को बिजली आपूर्ति की जाती है। बांध ने नौवहन को भी सरल और कुशल बनाया है। यांगत्से के प्रवाह को नियंत्रित करने से बड़े जहाज भी अब आंतरिक चीन तक पहुंच सकते हैं, जिससे व्यापार और परिवहन में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हालांकि इसके विवाद भी उतने ही बड़े हैं जितने इसके फायदे। सबसे गंभीर समस्या थी
विस्थापन। इस परियोजना के कारण लगभग 13 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। कई प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और पुरातात्विक धरोहरें पानी में डूब गईं। इस परियोजना ने पारिस्थितिक तंत्र पर भी गहरा प्रभाव डाला। मछलियों की प्रजातियां, नदी की जैव विविधता और पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीन घाटी बांध आज तकनीकी उपलब्धि का प्रतीक है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि विकास और पर्यावरण, इतिहास और ऊर्जा के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन हो सकता है। यह बांध एक प्रेरणा भी है और एक चेतावनी भी कि भविष्य की परियोजनाओं में केवल शक्ति नहीं, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। यांगत्से नदी सिर्फ चीन की सबसे लंबी नदी ही नहीं, बल्कि जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। इस नदी में कई स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। लेकिन पिछले कुछ दशकों में तेजी से हुए औद्योगिक विकास, शहरीकरण और मानव हस्तक्षेप ने इस प्राकृतिक धरोहर को संकट में डाल दिया है। सबसे दुखद उदाहरण है यांगत्से डॉल्फिन, जिसे बाइजी कहा जाता है। यह एक मीठे पानी की डॉल्फिन थी जो करोड़ों वर्षों से इस नदी में रह रही थी। लेकिन अत्यधिक प्रदूषण, नौवहन यातायात और मछली पकड़ने के तरीकों के कारण इसकी संख्या लगातार घटती गई। वर्ष 2006 में वैज्ञानिकों ने आधिकारिक रूप से इसे प्राकृतिक रूप से विलुप्त, फंक्शनली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। बाइजी का विलुप्त होना मानव लापरवाही और पारिस्थितिक असंतुलन का प्रतीक बन गया। इसके अलावा यांगत्से में सैकड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रदूषण, बांध निर्माण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खतरे में हैं। रासायनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरा नदी के जल को विषैला बना रहे हैं, जिससे जलीय जीवन और आसपास की पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है। इन संकटों को देखते हुए चीन सरकार ने कई संरक्षण प्रयास शुरू किए हैं। 2003 में यांगत्से डॉल्फिन रेस्क्यू प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अलावा हाल के वर्षों में यांगत्से में मछली पकड़ने पर अस्थायी प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और नदी के किनारे हरित क्षेत्रों का विकास जैसे कई कदम उठाए गए हैं। यांगत्से नदी केवल एक जलधारा नहीं है, यह चीन की आत्मा, उसकी सभ्यता की जीवन रेखा और सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह है। यह नदी हजारों वर्षों से न केवल कृषि और व्यापार को गति देती रही है, बल्कि कविता, दर्शन और जीवन शैली में भी अपनी अमिट छाप छोड़ती आई है। प्राचीन हेमुदू संस्कृति से लेकर आधुनिक शंघाई की अर्थव्यवस्था तक यांगत्से ने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसने राजवंशों को जन्म दिया, नगरों को बसाया और अब ऊर्जा और विकास की रीढ़ बनी हुई है। लेकिन इस विशाल नदी की कहानी में अब संघर्ष का अध्याय भी जुड़ गया है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संकट और मानव हस्तक्षेप जैसे मुद्दे इसे नए मोड़ पर ला खड़े हुए हैं। यांगत्से हमें यह सिखाती है कि प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, संतुलन और सम्मान के साथ देखना चाहिए। यह नदी हमें याद दिलाती है कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीते हैं, तभी सभ्यता सच्चे अर्थों में फलती फूलती है।